गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं करीम सर अपने इस यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि परसेंटेज की इस सीरीज में आज जो है परसेंटेज का 6th लेक्चर है और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे। आप सवालों को लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि पहले के 1-2 लेक्चर में आपने बेसिक्स को देखा होगा, बेसिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए होंगे। उसके बाद परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल के आप क्वेश्चंस को आपने किया होगा। हर नए क्लासेस में, हर अगली क्लासेस में आपको नए नए कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्शन से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। फिर आपने देखा होगा कि कोई कर्मचारी अगर कहीं काम करता है तो उसकी कमीशन प्लस बोनस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने देखा होगा। उससे पहले आपने सक्सेसिव रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा होगा। आज की जो क्लासेस है मेरे दोस्त, आज की और कल की, वो 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपने बेसिक्स को अगर सीखा हुआ है, बेसिक्स अगर जानते हैं, तो ये लास्ट 2 क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इन 2 लास्ट क्लासेस को आप मिस ना करें। यहाँ से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लासेस जो है इन्हीं क्लासेस पर बेस्ड है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्लास करने के बाद जो है आप ये फील करेंगे कि परसेंटेज का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज के इन सारे क्लासेस को करने के बाद आप PYQs प्रीवियस ईयर्स मारें, कहीं से भी सेट्स उठा लें और उसे बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप अंत में हर चीज़ों को भूल जाते हैं, तो मैं पहले ही ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी क्लास करते हैं और क्लास करने के बाद जब आप हमें कमेंट्स लिखते हैं, तो वो कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। हमारे अंदर एक उत्साह, उमंग भरता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने चीज़ों को कमेंट के थ्रू हम तक लिखकर पहुँचाइए। मैं उस कमेंट्स को पढ़कर आप जो भी चीज़ होगा मैं उसे अपडेट करूँगा, उसमें ऐड करूँगा। तो आपके कमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ भी आपके यार दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, उन तमाम लोगों तक, उन सारे लोगों तक, उन भाइयों तक क्या करिए कि इस वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद वो सारे दोस्त जो भी हमें देख रहे हैं, जहाँ तक ये लेक्चर जा रही है, वो सारे लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। जैसे मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि कोई क्वांटिटी, आपकी सैलरी है 100 रुपया है और इसमें पहले 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर देते हैं। अगर हम 10% की वृद्धि कर देते हैं, 10% की वृद्धि कर दें, तो 100 जो है 10% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? 100 में 10% की वृद्धि 10 हो गई, तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूं कि इस क्वांटिटी में जो है 10% की कमी कर दीजिए, 10% की कमी कर दीजिए, तो 110 का 10% जो होगा वो 11 होगा। तो 11 की कमी कर देने पे क्या होगा मेरे दोस्त? 99। मैं इसी को दूसरी तरह से कहता हूं कि यदि आपकी तनख्वाह 100 रुपया है और इसमें पहले 10% की कमी कर दी जाए, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10 हो जाएगा। यानी अब जो क्वांटिटी बचेगी 90। अब उसमें जो घटी हुई क्वांटिटी उसमें 10% की फिर वृद्धि कर दी जाए। 10% का क्या कर दिया जाए मेरे दोस्त? वृद्धि कर दिया जाए। तो 90 का 10% कितना होगा मेरे दोस्त? 9, यानी 9 की वृद्धि यानी 99। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी क्वांटिटी में पहले 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए, या पहले 10% की कमी और बाद में 10% की वृद्धि की जाए। जो फाइनल क्वांटिटी जो आ रहा है, फाइनल जो आंसर्स आ रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी है, या आपकी सैलरी है, आपकी तनख्वाह है, आपका वेतन है, उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दें, फिर 10% की कमी कर दें, या किसी वस्तु की कीमत को भी ले लीजिए, या उस वस्तु की कीमत में पहले 10% की कमी कर दें और बाद में 10% की वृद्धि कर दें, तो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु में किसी भी वस्तु में पहले X% की वृद्धि कर दीजिए, फिर X% की कमी कर दीजिए, या पहले X% की कमी कर दीजिए और उसके बाद X% की, उस कमी के बाद फिर उसमें X% की वृद्धि कर दीजिए।
फाइनल आंसर्स में जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर वस्तु की कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया अगर मान लेते हैं, तो ओवरऑल वस्तु की कीमत में एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स स्क्वायर बाई 100% की कमी को रिप्रेजेंट करेगा। कमी, ये कमी है। क्या होगा? वस्तु में एक्स स्क्वायर बाई 100% की कमी को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 100 कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वस्तु 100 थी, उसमें 10% की वृद्धि किया, फिर 10% की कमी किया, या पहले 10% की कमी किया फिर उसका 10% की वृद्धि किया, ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल प्राइस था और फाइनल प्राइस में कमी ही है। इसका मतलब ये तो तय है कि कमी होगी। अब इसको हम और एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं कि कैसे। तो आइए हम ये मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपया है। किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है। पहले इसमें x% की वृद्धि करते हैं, x% की वृद्धि करते हैं। तो x की वृद्धि करने पर ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x, बढ़ी हुई कीमत। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कह रहे हैं कि इस बढ़ी हुई कीमत पर फिर x% की कमी करते हैं। तो इस पर x% की कमी का अर्थ ये हुआ कि 100 प्लस x का x% की कमी कर रहे हैं, तो x% यानी x अपॉन 100। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यानी अगर x% की कमी अगर कर रहे हैं तो कितनी की कमी करनी होगी? x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 की कमी करनी होगी। तो इसमें से इतना को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद क्या आएगा आप देखेंगे कि इतने में से जो हमारा बढ़त है, बढ़त के बाद हम x% की कमी करेंगे, तो इतने की कमी करेंगे, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो 100 में से इतना घटाएंगे तो x कैंसिल। यहां देख लीजिए 100 प्लस x है, इसमें हम घटा रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। x से x कैंसिल। कमी के बाद जो हमारी कीमत बनी वो क्या बनी? एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब हमारी कीमत ये आ गई कितनी? 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब देख रहे हैं पहले वस्तु की कीमत इतनी थी 100 रुपया, और x% की वृद्धि और x% की कमी करने के बाद वस्तु की कीमत कितनी बची? 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। इसका अर्थ हुआ कि ये 100 है, ये 100 से छोटी क्वांटिटी 100 में से कम हो रहा है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 में से उसको घटा दीजिए। 100 में से जब इसको घटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल। देख लीजिए इसको यहां से 100 में से 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 को आप घटाना चाह रहे हैं, तो 100 माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई कमी है। तो इस 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, बच कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल 100 पे कितने की कमी आ रही है हमारी दोस्त? एक्स स्क्वायर बाई 100। तो किसी भी चीज को हम देख रहे हैं कि अगर 100 पे कैलकुलेट करें, 100 पे इतना कम यानी इतने % की क्या हो जाएगी? इतने % की। 100 पे इतना कम यानी इतना %। 100 पे ही किसी चीज का मान ही प्रतिशत कहलाता है। तो 100 पे इतने की कमी यानी इतने % की कमी है। कमी को हम ऐसे दे दें या निगेटिव साइन से दे दें। यानी इसका अर्थ ये हुआ, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे है। इसका ये हुआ कि किसी भी वस्तु में पहले x% की वृद्धि या x% की उसके बाद x% की कमी करें, या पहले x% की कमी बाद में x% की वृद्धि करें, ओवरऑल वस्तु फाइनल क्वांटिटी में एक्स स्क्वायर बाई 100% की कमी आ जाएगी। यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत? चलिए तो दोस्तों नहीं दिक्कत, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के पहले सवाल को देखते हैं क्या है। आइए, बहुत प्यारा सवाल, बहुत शानदार। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पहले ये सब सवाल बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते थे। आज भी जब आप रेलवे के लिए जब एनटीपीसी का एग्जाम देते होंगे तो वहां पे इस तरह के सवाल आपसे डायरेक्ट ही, अगर किसी मान लीजिए कि रेलवे की गति जो है पहले 10% से बढ़ जाती है, फिर उसकी रफ्तार जो है 10% से कम हो जाती है, तो ओवरऑल उसके स्पीड में कितने % की कमी या वृद्धि या कांस्टेंट होगी? नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज वाली बात है। तो आप पहले देखिए 10% से रिलेटेड होगा, 20% से रिलेटेड होगा, 25% से रिलेटेड होगा। तो इस सवाल को पहले देखिए क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। सैलरी में पहले 20% की वृद्धि, पहले वृद्धि, और उसके बाद उसके वेतन में 20% की कमी की गई है। तो उसके वेतन में परिवर्तन कितना आ रहा है? आंसर देखिए 4% का डिक्रीज
4% का इंक्रीज है, ना इधर डिक्रीज नॉट इंक्रीज है, ना कमी होगी ना वृद्धि, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज में x% की वृद्धि और x% की कमी होगी तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100% की क्या होगी, कमी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी। तो 20% 20 एक्स स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी तो एक्स की वैल्यू क्या है कि कोई चीज वृद्धि और कमी कितने प्रतिशत से हो रही है, 20% से हो रही है। तो 20 का स्क्वायर बाई 100% की कमी, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन यानी कमी, वेतन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कमी का मतलब यहां पे डिक्रीज। तो 20 का स्क्वायर मेरे दोस्त डिक्रीज कर जाएगा, तो हम ऐसे दे देते हैं 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 और 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा यानी 4% का उसके वेतन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डिक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 100 मानकर भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक है। तो आप घर पर 100 मान के करिए। मैंने अभी जिस फॉर्मूला को बैक साइड में बैक स्लाइड पे आपको डिस्कस किया था उसी के फाइनल निचोड़ बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड आप एक दो सवाल ऐसे भी बना सकते हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए कि किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की पहले वृद्धि की जाए फिर 10% की कमी की जाए तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि अगर इससे रिलेटेड आप एक और सवाल खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कि अगर 25% की पहले वेतन कम हो जाए और फिर बाद में वेतन 25% की वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए तो ओवरऑल उसकी सैलरी में उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। उसी तरह 30% से रिलेटेड कर लीजिए। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। बहुत बेहतरीन और प्यारा सवाल है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मालूम होगा तो इन सवालों को करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। और आप सवाल को करने में सबसे पहले 30 सेकेंड लीजिए और सवाल को देखिए कि सवाल कह क्या रहा है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि होती है तथा फिर पुनः 8% की कमी करने के बाद उसका वर्तमान मूल्य 1 रुपया, वर्तमान मूल्य करंट में उसकी प्राइस कितनी रह जा रही है, 1 रुपया है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का वास्तविक मूल्य आपको पता नहीं है, इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की कमी हो रही है और ओवरऑल वृद्धि और कमी होने के बाद उस वस्तु की कीमत कितनी रह जाती है, 1 रुपया रह जाती है। तो उसकी वास्तविक कीमत जो पहले थी, ओरिजिनल प्राइस जो थी वो बताइए कितना है। तो मैं ये कह रहा हूं इससे रिलेटेड एक बेसिक सा सवाल जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपया है, उसमें 20% की वृद्धि करें तो 100 का 20% आप निकालते थे 20 बटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर देते थे तो 100 में 20 की वृद्धि 120। यहां तक कोई दिक्कत? मैं ये कह रहा हूं कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है तो वो वस्तु की कीमत कितनी बन जा रही है, 120। हम इसको कह रहे हैं कि आप कैंसिल आउट मत कीजिए, यहां से क्या कीजिए, कैंसिल आउट। आंसर रिजल्ट तो यही आना है। इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से और यहां से दोनों जगह से आप 100 कॉमन ले लीजिए। अगर 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, आप देखिएगा यहां से 100 कॉमन ले लिए तो यहां 1 बचेगा और यहां से जब 100 कॉमन लिए तो यहां पर 20 बटा 100, 20 बटा 100। अब ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये 20% की वृद्धि या कमी, किसी वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि करने पर कीमत में तो 120 हो जाता है। ये जो चीज है ये 20% की वृद्धि है, 20 बटा 100 का मतलब 20% की वृद्धि को बता रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी वस्तु का प्राइस 8% से अगर वृद्धि कर जाए, यानी किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की कीमत अपने आप की कितनी हो जाएगी, 1 जो है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट है, 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो वो वस्तु की कीमत अपने आप की 1 + r/100% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसका अर्थ यही हुआ। इस बात को अगर नंबर की जगह पर सिंबॉलिकली आपको कहें तो ये बात का अर्थ यही हुआ कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने का मतलब वो वस्तु 20% की वृद्धि की होने का मतलब कि वो वस्तु अपनी कीमत यानी ओरिजिनल प्राइस यानी 100 रुपए की 1 + r/100% हो जाएगी। अगर पहले 100 रुपया थी तो 100 गुने 1 + r/100% हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं चीजों को हम यहां पर अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। मैंने ये कहा कि इसमें वस्तु की ओरिजिनल प्राइस जो बेस प्राइस है वो मालूम नहीं है, तो आप अपने से कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, a b c d कुछ भी
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लीजिए उस वस्तु की जो बेस प्राइस थी, जो पहले कीमत थी, ओरिजिनल प्राइस, वो ₹1 थी। उस वस्तु की कीमत में पहले 8% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद क्या होगा कि वो वस्तु की प्राइस अपने आप की 1 + R/100 हो जाएगी। अब ये वस्तु की जो है ना बढ़ी हुई कीमत हो गई, ये क्या हो गई, वस्तु की बढ़ी हुई कीमत हो गई। फिर उस वस्तु की कीमत में क्या कर रहे हैं, 8% की कमी। पहले 8% की वृद्धि किया, फिर 8% की हम कमी कर रहे हैं। तो 8% ये बढ़ी हुई कीमत है, इस बढ़ी हुई कीमत में फिर 8% की कमी कर रहे हैं, यानी वस्तु की कीमत अपने आप की, यानी इस बढ़ी हुई कीमत की 1 - R/100 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस बढ़त और घटत के बाद, यानी वृद्धि और कमी के बाद, वस्तु की कीमत वर्तमान मूल्य कितनी, बढ़त और घटत के बाद, यानी वृद्धि और कमी के बाद इस वस्तु की कीमत कितनी रह जाती है, ₹1 रह जाती है। तो यहां पर हमने = क्या किया, ₹1 दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हो कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूं ताकि आपके के लिए चीजें आसान हो जाए। /100 और 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 - R/100। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये a + b है और ये a - b है। तो a + b × a - b, a² - b²। आपने ऐसा फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a + b × a - b। इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, a² - b²। नहीं भी याद है तो इसे लिख लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में a + b × a - b है। फाइनल रिजल्ट हमारा ₹1 रह जाता है। तो a + b × a - b की को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² यानी 100 का स्क्वायर 10,000, -b² यानी r का स्क्वायर बटा 10,000, 100 × 100। यहां तक कोई दिक्कत तो मेरे दोस्त नहीं? तो फाइनल रिजल्ट, अब x को इधर ही रहने दीजिए, x को इधर ही रहने दीजिए। फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 10,000 जो है, ये 10,000 ऊपर चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। और ये वाली पार्ट जो है ना 10,000 - R² नीचे आ जाएगी, 10,000 - R²। तो आप देख रहे हैं कि जो उसकी पहले जो कीमत थी, उसकी जो पहले कीमत थी, बढ़ा 8% वृद्धि और 8% कमी से पहले जो उसकी कीमत थी वो x थी। x की वैल्यू आ गई 10,000 बटा 10,000 - R²। यहाँ पर आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 10,000 बटा 10,000 - R², ये वाला आंसर है। आप जब चीज़ों को बार बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक से चीज़ों को देखेंगे, तो आपको स्टेप चुराने का, स्टेप मिनिमाइज करने का आपको तरीका मालूम हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। आप इस तरह से, ये एक तरीका है कि आप एग्जामिनेशन में चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आप जिन बेसिक्स को पढ़ा है उसको सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अरिथमेटिक इज नथिंग है। आप सिर्फ अरिथमेटिक में क्या करो कि आप सवाल स्टेप को कैसे कम कर सकते हो, कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन को आप मेंटली कैसे कर सकते हो, वहीं से आपके स्टेप्स मिनिमाइज होंगे। तो इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे सीखना है, करने की आदत डालनी है। मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई। फाइनल आंसर ये हुआ, तो आप इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। इन दो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने जो बताया है, उन कॉन्सेप्ट से अगर सबसे बेहतरीन और बेहतर सवाल अगर कोई बन सकता था तो वो ये सवाल है। मैं आपको 15 सेकंड देता हूं कि इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, पॉज करिए, पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है। इसको छोटा मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए मिनिमाइज तो नहीं कर सकते हैं, चलिए बहरहाल मिनिमाइज तो किया नहीं जा सकता है। मुझे अंदाज़ा नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा इस सवाल को, बहुत बेहतर प्यारा सवाल है। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। साल के शुरुआत में एक सुनार सारे आभूषणों का भाव X% बढ़ा देता है और फिर X% घटा देता है। इनिशियल फेज में वो क्या कर रहा है कि X% आभूषण का रेट बढ़ा दे रहा है, उसका फिर X% आभूषण के रेट में कमी कर देता है। तो ओवरऑल आप ये सोच रहे हैं कि होंगे कि पहले साल के बाद क्या हो रहा है, या पहले 1% बढ़ा देता है और फिर X% घटा देने के बाद x²/100% की कमी हो जाती है, ऐसा आप सोच रहे होंगे पहला वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने ये सोचा होगा कि आभूषण की कीमत कुछ रही होगी P रुपया, उस पर X% की वृद्धि हो जाती है। अगर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा तो आभूषण का कीमत पहले साल बढ़कर पहले क्या हो जाएगा,
पी इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 हो जाएगा, और फिर x% की कमी होगा तो बढ़ी हुई कीमत पर 1 माइनस एक्स बाई 100 की कमी हो जाएगी, तो ओवरऑल इतना होना चाहिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट हिट कर रहे होंगे आपके दिमाग में, लेकिन इस सवाल को अप्रोच कैसे लेना है और आपने जो सीखा है एग्जामिनेशन हॉल में इसका अप्रोच क्या हो सकता है बेहतर, उन दोनों सवालों को हम बताएंगे। सबसे पहले इस सवाल को बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए कि एक साल के शुरुआत में सोनार सारे आभूषणों की कीमत x% बढ़ा देता है, फिर x% कम कर देता है। इस बढ़त और गिरावत यानी बढ़त और गिरावत के बाद एक आभूषण की जो कीमत है वो 100 रुपया घट जाती है। कितनी घट जाती है मेरे दोस्त? 100 रुपया घट जाती है। सोनार ने एक महीने बाद आफ्टर 1 ईयर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई। एक महीने के बाद फिर क्या क्या x% की वृद्धि की, फिर x% की कमी की। अब उस आभूषण की जो पहले कीमत थी जो भी रही होगी, अब उस आभूषण की कीमत 2304 रुपया बची। कितनी बची? 2304 रुपया। तो इस आभूषण की प्रारंभिक कीमत क्या होगी? इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें बेहतर जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी बेसिक्स को मैं आपको डिस्कस करके बता देना चाहता हूँ कि आप बेसिक से इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं पहले। ओवरऑल हमें ये मालूम है कि एक बार x% की वृद्धि और एक बार x% की कमी करने के बाद आभूषण के रेट में 100 रुपये की कमी आ जाती है। फाइनल रेट क्या हो जाता है? 2304 हो जाता है। ये मालूम है कि अगर वह प्रक्रिया एक महीने के बाद फिर दोहराता है, x% की वृद्धि फिर करे, एक महीने के बाद फिर x% की कमी करे, तो क्या होगा कि उसका फाइनल रेट दूसरी प्रक्रिया के बाद क्या हो जाएगा? 2304 रुपया हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि आभूषण की जो कीमत है कुछ ना कुछ रही होगी, कुछ ना कुछ। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में इनिशियल में उसकी कीमत जो है p रुपया रही होगी। कितनी? p रुपया रही होगी। कितनी भाई मेरे? p रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस आभूषण पर पहले x% की वृद्धि कर रहा है, पहले x% की वृद्धि करेगा और फिर x% की कमी कर देता है। तो x% की वृद्धि करेगा तो 1 प्लस एक्स बाई 100, और फिर इस बढ़ी हुई कीमत पर x% की कमी कर रहा है तो 1 माइनस यानी x बाई 100। तो इस बढ़त यानी x% की वृद्धि और कमी करने के बाद आभूषण की कीमत में कितने % की कमी आ जाती है? 100 रुपया की कमी आ जाती है। तो उसकी कीमत कितनी थी? पहले p रुपया थी मेरे दोस्त p रुपया थी, और x% की वृद्धि और x% की कमी करने के बाद उसमें 100 रुपया की कमी हो जाती। तो अब कीमत क्या हो जाएगा? p माइनस 100। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लो कि आप इसे डायरेक्ट करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करो कि इस p को, ये p इधर प्रोडक्ट में है तो उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? p माइनस 100 बटा p, तो डिवाइड कर देंगे हम ऐसे, p माइनस 100 बटा p से डिवाइड करेंगे तो ये p जो है 1 हो जाएगा और ये 100 बटा p हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इस p को इधर लाएंगे तो ये 1 माइनस 100 बटा p हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पढ़ लीजिए पहले। साल के शुरुआत में एक सोनार ने सारे आभूषणों का भाव x% बढ़ा देता है और फिर x% घटा देता है। इस बढ़त और गिरावत के बाद एक आभूषण की कीमत कितनी? 100 रुपया घट जाती है। x% बढ़ा देता है फिर x% घटा देता है। इस बढ़त और गिरावट के बाद जो है ना आभूषण की कीमत 100 रुपया कम हो जाती है। पहले p रुपया थी, p में से 100 रुपया घटा दिए तो अब इतनी कम हो गई। कम होने के बाद उसकी प्राइस ये रह गई। हम इसे बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमने लिख दिया ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने इसी पार्ट को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये आया, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करता है कि एक महीने के बाद वो इसी प्रक्रिया को दोहराता है। तो एक महीने के बाद वस्तु की कीमत कितनी रह जाती है? एक महीने के बाद वस्तु की कीमत कितनी थी? p माइनस 100। यहां तक। अब इस कीमत पे फिर वो क्या कर रहा है? पहले x% की वृद्धि करेगा तो 1 प्लस एक्स बाई 100 से बढ़ जाएगा। x% की वृद्धि करेगा तो वस्तु की कीमत 1 प्लस एक्स बाई 100 से बढ़ जाएगी, और फिर x% की कमी करेगा तो 1 माइनस एक्स बाई 100 से वस्तु की कीमत घट जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद यानी दूसरी बार जब उस वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि और x% की कमी करेगी तो वस्तु की कीमत लास्ट में कितनी रह जाती है? 2304 रह जाती है। आप देख लीजिए,
सुनार ने एक महीने बाद आफ्टर 1 मंथ यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई, यानी X% की वृद्धि किया, फिर X% की कमी किया। अब उस आभूषण की कीमत 2304 रुपया रह जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? आइए चलिए अब हम सवाल को कैसे करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहां से जो है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है सेम एज इट इज ये है, ये वैल्यू सेम एज इट इज ये है, ये जिसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट पी को उधर भी ले जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं समझ में आ रही है तो आपको हम कैलकुलेट ही करके बता देते हैं। p माइनस 100 को ऐसे ही रहने देंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप क्या करो कि 1 प्लस एक्स बाई 100 और 1 माइनस एक्स बाई 100 को आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर लिख सकते हो ये, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस 100 बाई p है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2304। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा, ये इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 100 अपॉन पी है, तो एलसीएम लोगे तो p माइनस 100 अपॉन पी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? इस वाले पार्ट ये जो पार्ट लिखा हुआ है इस वाले पार्ट को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप है, उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट हटाने की जगह पर हम क्या करते हैं कि इस स्टेप को यहाँ से हम थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। हमने कहा कि इस स्टेप को ऐसे ही रहने दीजिए x बाई 100 ताकि आपको समझने में, और 1 माइनस एक्स बाई 100, और इसको ले गए तो p माइनस 100 अपॉन पी ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू एज इट इज ये है, और इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे इसके बदले में हम इसको पुट कर रहे हैं ताकि एलसीएम वेलसीएम लेने का जो हमने ज्यादा स्टेप बढ़ाया था उसको मिनिमाइज कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, p माइनस 100 अपॉन पी लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में p माइनस 100 है, p माइनस 100 है, यानी p माइनस 100 2 टाइम्स आ गया, यानी ये p माइनस 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आपको क्या वैल्यू आएगी, p स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 200p, 2ab यानी 200p, और प्लस b स्क्वायर की जगह पर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, और नीचे में हमारा p आ रहा है, p को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2304p। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे दोस्त। अब हम आइए इस सवाल को यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन 1 जो माने इसको छोटा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनेगा पी स्क्वायर माइनस ये। अब यहाँ पे से क्या होगा, 2304 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस 2304 प्लस 200 कितना हो जाएगा 2504। तो हम पी स्क्वायर लिख देंगे मेरे दोस्त माइनस 2504 पी, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 10,000। इधर वैल्यू कितनी बचेगी 0। अब हम आप देख रहे हैं कि अगर इस दोनों पी स्क्वायर है इसको जब तोड़ेंगे तो 2500 चौका 10,000 आता है, तो 2500 में तोड़ सकते हो माइनस 4p, 2500p माइनस 4p प्लस 10,000 बराबर 0। अब p कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि p माइनस 2500, और यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2500 बराबर 0। तो p की वैल्यू जो है मेरे दोस्त मेरे भाई वो 2500 आ रही है, और दूसरा 4 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है। पहले अगर p कोई वास्तविक कीमत थी, ओरिजिनल प्राइस थी, मूल प्राइस थी, बेस वैल्यू थी, बेस सैलरी थी, या बेस आभूषण की कीमत रही होगी, कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ भी रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि पहले अगर x% की वृद्धि x% की कमी करते हैं तो उस पर 100 रुपया की कमी आ जाती है, 100 रुपया की कमी। अगर हम प्राइस 4 माने तो x% की वृद्धि x% की कमी करने के बाद प्राइस 100 रुपया घटेगी तो निगेटिव में चले जाएगी। अगर ओरिजिनल प्राइस 4 माने तो 100 रुपया की 4 में से 100 रुपया की तो कमी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो भी प्राइस हम मानना होगा वो 4 से बड़ा, 100 से तो बड़ा ही होगा, तो 4 तो हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 25। इसका आंसर क्या होगा 25। अब आप देखिए
एक तो तरीका ये है कि इसको आप नोट आउट कर लीजिए, इसको देखिए, एकदम बेसिक तरीका है, बेसिक से कैसे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप इस तरह से चीज़ों को जब भी हैंडल करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इससे अप्रोच जब आप बेसिक से करते हैं तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। जब भी चीज़ें क्वाड्रेटिक में बनकर आ जाएं, जब भी चीज़ें क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक में बनकर आ जाए, तो आप चीज़ों को ऑप्शन के थ्रू हैंडल कर लो। क्या कर लो? ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लो, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, आसान बन जाए। जब भी कोई भी सवाल अगर क्वाड्रेटिक में आ जाता है, क्वाड्रेटिक में है, तो आप क्या करें कि उस सवाल के इक्वेशन में क्या करें, ऑप्शन के थ्रू उसको वैल्यू पुट करके देख लेके, या ऑप्शन के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आइए हम देखते हैं कि सवाल को एग्जामिनेशंस में हम कैसे करेंगे। ये तो एक तरीका है, आइए हम एग्जामिनेशंस में देखते हैं। आप देखते हैं कि x% की वृद्धि और x% की कमी के बाद उस वस्तु की कीमत में पहले चरण में, पहली बार में कितनी की कमी आ जा रही है? 100 की कमी आ जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि अगर उस वस्तु की कीमत कुछ ना कुछ रही होगी और उस वस्तु की कीमत ऑप्शन में मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि 100 से किसको कट कुट करेंगे कि आसानी से। अगर हम देख रहे हैं कि अगर 2200 ले लें, 2200, और उस पर क्या कर रहे हैं, वस्तु की कीमत में 100 की अगर कमी आ रही है, तो हम क्या करें, 22 को 100 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 22 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 22 से कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये 50/11 बनेगा। परफेक्ट कट नहीं हो रहा है, तो हम इसमें से वैसे ऑप्शन को चुनेंगे कि जो डायरेक्ट 100 बन जाए, या 100 कैसे उसको कट पिट करेंगे तो 100 जल्दी आसानी से बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि 22 नहीं बन रहा है, 24 बनने में ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम 2500 वाले ऑप्शन को उठाते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत पहले 2500 रुपया रही होगी, x% की वृद्धि और x% की कमी करने के बाद उस वस्तु की कीमत पे कितने की कमी आई? 100 की कमी आई, यानी 2500 पर 100 की कमी, 2500 पर 100 की कमी, तो 100 पर कितना? तो 2500 को 25 से अगर डिवाइड कर देंगे तो बचा 100। अगर कट कर देते हैं तो यहां बचा 100, और 25 को इससे कट करेंगे तो बचा यहां 4। तो 100 पर कितने की कमी होगी? 2500 पर 100 की कमी, यानी 100 पर 4 की कमी, यानी 4%। वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत कम हो जा रही है? 4% कम हो जा रही है। तो 2500 थी पहले बार, अगर वह हम 2500 उसकी प्राइस मान लें, और पहले x% की वृद्धि और x% कमी करने के बाद वस्तु की कीमत में 100 की कमी आई, हमने देखा कि 100 की कमी जो है ना 2500 में 4% के बराबर है, तो वस्तु की कीमत 2500 में 100 की कमी यानी 2400 रुपया हुई। और 2400 में 4% की अगर हम कमी करते हैं, 2400 में 4% की अगर कमी करते हैं, तो 2400 का 4% कितना होगा? 24 चौका 96, यानी 96 की कमी करेंगे। तो अब वस्तु की कीमत कितनी आनी चाहिए? तो 2400 में 96 घटा देंगे तो 2304। हम देख रहे हैं कि अगर फिर जो वस्तु की कीमत हमारा 1% बढ़त और 1% घटत के बाद 2400 रुपया, और फिर इसी प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराएं, 1% फिर बढ़ाएं, 1% फिर घटाएं, तो ओवरऑल 4% की कमी आएगी पहले के हिसाब से। और 4% की कमी जो है वो 96 के बराबर, और 96 जब हम 2400 में घटाते हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 2300 आंसर आ रहा है। जबकि आप सवाल देख रहे हैं कि इस दूसरी बार जब यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो आभूषण की कीमत 2304 आ रही है, हमारा भी आंसर 2304 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन में जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 2500 रहा होगा। आप देख पा रहे हैं, ये तीनों सवाल बेसिक से रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल थे। आप इसे बार बार देखिए, करने की कोशिश कीजिए, समझिए कि इसे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे ट्राई करते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या घटेगी? ये जो सवाल है, ये सवाल के करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में जो हम ये बताएंगे कि आप इसे कैसे सोचते हैं, या आमतौर पर पहले स्टेप में कैसे सोचा जाता है, और फिर इसको बनाने का एग्जामिनेशन में, पेपर में, टेस्ट में बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उन दोनों तरीकों को हम यहाँ पे आपके सामने में डिस्कस करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन क्या बनी मेरे दोस्त? 3/4। यहां तक कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि वो अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय कुछ ना कुछ रेशियो के हिसाब से आय जो उसकी 4 होगी, उसका खर्च क्या होगा? 75% खर्च कर रहा है तो आय का 75% यानी 3 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत
बचत क्या हो गई 1। जब ये रेशियो है, अनुपात है, तो अनुपात को हम 100, 300 और 400 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100, 300, 400 मान सकते हैं। अब उसके बाद क्या हो, उसकी आय में 60%, उसकी आय 60% बढ़ जाती है। 60% बढ़ जाने का मतलब हो गया, एक तो हुआ कि पूरी बढ़ी हुई आय लिख दें, और दूसरा एक तरीका यह है कि सिर्फ आय में वृद्धि कितनी हो रही है। तो 60% बढ़ जा रहा है, तो परसेंट से 2 जीरो गया, 6 चौक 24, 240। आय में कितने की वृद्धि हुई, 240। और बढ़ी हुई आय कितनी हो गई, 400 प्लस 240, 640। लेकिन हम सिर्फ आय में वृद्धि कैलकुलेट करेंगे, तब तक उसके खर्च में 70% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है मेरे दोस्त, 70% की वृद्धि हो जाती है। तो परसेंट से डबल जीरो गया, 7 या 21 यानी 210। उसका खर्चा कितना बढ़ जा रहा है मेरे दोस्त, खर्चा कितना बढ़ जा रहा है, 210। तो हम बचत प्लस खर्च इज इक्वल टू आय लिखते हैं। बचत प्लस खर्च बराबर हम क्या लिखेंगे, आय। तो आय हमारे पास 240 है, जबकि खर्चा कितना हो रहा है, 210। आय में वृद्धि 240 है, खर्चे में वृद्धि 210 है। तो हमारी बचत कितनी रही होगी, तो 30 की। 30 प्लस 210 इज इक्वल टू 240। तो 100 पे 30 का बचत है। 100 पे कितने का बचत है, 100 पे 30 का बचत, यानी 30% की आय में बचत होगी। 30% की आय में बचत होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में इन सवालों को सॉल्व ना करिए। मेरे ख्याल से एकदम बेसिक है, लेकिन इससे आपका टाइम नहीं बचेगा। आप फ्रैक्शंस में उलझ के रह जाएंगे। 100 मानेंगे, 100 के बाद आप सबको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसको डब्बा वाले मेथड से बनाइए। डब्बा वाला मेथड एक बहुत यूनिक मेथड है, बहुत अच्छा भी लगता है और आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप क्या करते हैं कि टाइम बचा लेते हैं। वहां पे आप देख रहे हैं कि 75% जो है खर्च करता है, 75% खर्च करता है। 75% का अर्थ हमने आपको बताया कि 3/4, यानी उसकी आय 4 रही होगी तो 3 खर्च किया होगा। तो आय का डब्बा बना लीजिए। आय कितनी थी, 4, तो 4 डब्बा बना लीजिए। 1, 2, 3 और 4, 4 डब्बा बना लीजिए। ये चारों डब्बा जो है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इनकम में से यानी 75% खर्च करता है, यानी 4 डब्बे में से 3 डब्बा खर्च का है, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंडिचर, और एक डब्बा जो बचा वो किस चीज का हो गया, सेविंग का। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय 60% बढ़ जाती है, यानी प्रत्येक डब्बा में 60-60 बढ़ रहा है। यहां भी 60 बढ़ेगा आय, यहां भी 60, यहां भी 60। अगर आपके पास कैलकुलेट करने की क्षमता होगी तो आय का अगर 4 डब्बा है तो 60 जो है कितनी बार बढ़ेगा, 4 बार। तो 6 चौक 24, 240। आय में कितने की वृद्धि होगी, 240 की। यहां तक कोई दिक्कत। 6 आय का डब्बा अगर 4 है तो 60-60 की वृद्धि कितने, 4 डब्बे में हो रही है, तो 240। अब एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, खर्चा, खर्चा 70%, 70% की वृद्धि हो रही है, तो 70-70। तो खर्चे का डब्बा कितना है, 3 है, तो 70 गुने 3, 7 या 21, 210। आय बढ़ रहा है 240 और खर्चा बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है 240, आय बढ़ रहा है 240 और खर्चा बढ़ रहा है 210। खर्चा कितना बढ़ रहा है, 210। तो बचत कितना बढ़ जाएगा, 200। आय 240 है और खर्चा 210 है, तो बचत कितना बढ़ जाएगा, 30 का वृद्धि हो जाएगा। और बचत का डब्बा कितना है, 1, तो एक डब्बे में बचत को फिट कर देंगे तो 30, तो एक डब्बा होगा तो 30% की वृद्धि हो जाएगा। 30% की वृद्धि। यहां तक समझ में। ये जो तरीका बनाने का है, इससे आप चीजों को बहुत कम कैलकुलेशन के साथ, बहुत कम राइटिंग के साथ आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब इसकी आदत हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो कि चीज़ों को मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। आइए हम कुछ अगले सवालों में इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा उसका व्यय 15% बढ़ता है, उसकी आय भी 15% बढ़ जाए और व्यय भी, खर्चा भी 15% बढ़ जाए, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आप सबसे पहले कह रहा है कि अपने आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 60%। 60% का अर्थ हो गया 3/5, यानी उसकी आय जो है, आय 5 डब्बा बना लो इनकम का मेरे दोस्त। ये पूरा इनकम 5 डब्बा है, आय 5 है, उसमें से 3 खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर का 3 डब्बा बना लेते हैं, तो 2 डब्बा हमारे पास सेविंग का हो गया। यहां तक तो पता चल गया। अब क्या करता है कि 15% उसकी आय बढ़ जाती है। 15% बढ़ रहा है कितने पर, इनकम का डब्बा कितना है, 5 है, तो 5 पे तो 75। इनकम कितना बढ़ गया, 75, और एक्सपेंडिचर कितना कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त,
15% एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन एक्सपेंडिचर कितने डब्बे में है? 15 डब्बे में, 3 डब्बे में है। तो 3 जगह एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी 15 गुने 3, तो एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होगी? 45 की वृद्धि होगी। आय में 75 की वृद्धि है। आय में कितने की वृद्धि है मेरे दोस्त? आय में 75 की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में 45 की वृद्धि है। आय में 75 की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में, खर्च में 45 की वृद्धि, तो हमारे बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 75 में से 45 घटा देंगे 3, यानी कि 30% की वृद्धि। आप डायरेक्ट कह दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए गलत हो जाएगा कि हमारे सेविंग का डब्बा 2 है। अब जो ये 30% की वृद्धि हुई, ये जो 30% की वृद्धि हुई, इसको 2 डब्बे में बांट देंगे। कितने डब्बे में? 2 डब्बे में बांट देंगे। 2 डब्बे में बांट देंगे तो प्रत्येक डब्बा में कितना जाएगा? यानी यहाँ भी सेविंग 15 हो जाएगा और यहाँ भी सेविंग 15 हो जाएगा। यानी एक डब्बे में जितनी सेविंग होगी वही उसका परसेंटेज सेविंग होगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से आंसर देख लीजिए, 15% की उसकी सेविंग। आंसर 30 भी है। अब बहुत सारे दोस्त जो है 30 मार के निकल जाएंगे, लेकिन सेविंग का डब्बा कितना है? 2। पहले वाले क्वेश्चन में सेविंग का डब्बा 1 था, इसलिए हम उतना ही प्रतिशत लिख दिए। जितनी सेविंग होगी, जितने डब्बे में सेविंग होगी, सेविंग को हम उतने ही पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट में जितनी सेविंग उतने ही प्रतिशत का सेविंग हम मान कर चलते हैं। आइए हम इससे अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय 59% बढ़ जाती है और उसका खर्चा जो है वो 67% बढ़ जाता है। उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बढ़त, उसकी बचत में प्रतिशत बढ़त या गिरावट का जो है परसेंटेज बताइए। 87.5% की फ्रैक्शन हमने आपको बताई होगी, शायद याद होगा। 87.5%, 12.5% 1/8, और ये इसका 7 गुना होता है। तो आपको याद होगा कि 7/8 87.5% याद होगा। अब आपको पता चला कि 8 डब्बा तो होगा हमारा इनकम का, तो आप इनकम का 8 डब्बा ऐसे ऐसे करके मत बनाइए। समझ पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 8 इनकम का डब्बा। आप 8 ऐसे करके मत बनाइए, आपको सिर्फ मालूम हो जाना चाहिए कि ये इनकम का डब्बा है। कैसे? तो आपने देखा कि 87.5% जो है, 87.5% उसकी वैल्यू होती है 7/8। तो इनकम का डब्बा 8 है और खर्च का डब्बा कितना है? 7 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इनकम 8 है, खर्च 7 है, तो बचत का डब्बा 1 ही होगा, 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? आय में कितने परसेंट? 59 की वृद्धि हो रही है। 59 की कितने? 59 की वृद्धि हो रही है, 59 की वृद्धि हो रही है। और उसके खर्च में 67% की वृद्धि हो रही है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 67% की वृद्धि हो रही है। तो हम सीधा क्या करते हैं कि 7 डब्बे तक, ऊपर में भी 7 डब्बा, नीचे में भी 7 डब्बा तक देखेंगे। 8वां डब्बा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा बचत का होगा, तो बचत में 8वें डब्बे में तो हमारा डायरेक्ट 59 की वृद्धि हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक 7 डब्बा तक की बात करें, 7 डब्बा तक की बात करें, तो बचत जो है हमारा कितना है? 59 है, और खर्च कितना है? 67 है। यानी कि हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं। 59 और 67, यानी 8 का खर्च हम 7 डब्बे तक 8-8 रुपये का खर्च ज्यादा कर रहे हैं। 7 डब्बे तक 8-8 रुपये का खर्च ज्यादा कर रहे हैं, यानी 7 डब्बे में 8-8 रुपये का खर्च ज्यादा कर रहे हैं। 8 7 56, 56, यानी कि हम 56 रुपये का 59 में 56 रुपया हमारा खर्च का है। कितना है? 56 रुपया हमारा खर्च का है, 56 रुपया। तो 59 में से 56 घटा देंगे 3, तो एक डब्बा जो है, सिर्फ ये जो 3 आया ये बचत आया, और बचत का डब्बा कितना है? सिर्फ 1 है। बचत का डब्बा कितना है? तो 3%। हमारी सेविंग कितनी होगी? 3%। आप चीजों को ऐसे सोचिए, इस तरह से। इस डब्बे को भी बनाना छोड़िए, आप डायरेक्ट परसेंटेज से ऐसे कैलकुलेट करिए। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक 7 डब्बे तक जो है इनकम और खर्च, इनकम से ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी 8-8 ज्यादा खर्च हो रहा है। तो 56 ज्यादा, 56 रुपये ज्यादा खर्च हो जाएगा। जबकि 8वें डब्बे में सिर्फ 59 इनकम बढ़ गया है, तो 59 रुपया इनकम बढ़ गया और 8वें डब्बे तक हमारा 56 रुपया ज्यादा खर्च हो चुका है। तो 59 में से 56 जाएगा, 3%। और हमारे पास सेविंग का जो डब्बा है वो सेविंग का डब्बा 1 है, तो 1 में 3 की वृद्धि, यानी 3% की वृद्धि। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 3% की वृद्धि। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। आइए 15 सेकंड लीजिए इन चीज़ों को। जब हमें परसेंटेज में चेंज अगर पूछ रहा है तो हम एक्चुअल डाटा से कैसे खेलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअल डाटा का, उनको हम देखेंगे। तो एक व्यक्ति की आय कितना है? 85 आय में से 5700 रुपया खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः आय में 19% की वृद्धि हो रही है और खर्चे में 13% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बचत में प्रतिशत
परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की आय कितनी है, 8550 है, 8550, जबकि उसका खर्च कितना है मेरे दोस्त, 5700। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हमारा इनकम और ये होगा एक्सपेंडिचर, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देख रहे हो 0 से 0 कैंसिल, तो आप इसे और कैंसिल आउट कर लीजिए। 19 या 57 30, 19 से 19 चौक 76 और 19 पच्चीस 95, 45, 3 और 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर 2 आ रहा है और इनकम कितनी आ रही है, 3। ये रेशियो बन के आ रहा है। और बचत, अगर हमारे 3 इनकम है और एक्सपेंडिचर 2 है तो हमारा बचत कितना हो गया, 1, यानी बचत का डब्बा हमारा 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि उसकी आय और व्यय, यानी आय पहले आ गया, आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 19% की वृद्धि हो रही है, 19 की। और उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 13% की वृद्धि हो रही है, 13% की। यहां तक कोई दिक्कत। अगर हम पहला 2 डब्बा ले, तीसरा डब्बा तो हमारा डायरेक्ट सेविंग का हो गया, यानी सेविंग का 19, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और पहला 2 डब्बा, जहां तक आय हमारा 19 बढ़ रहा है और खर्चा 13 बढ़ रहा है, तो पहले 2 डब्बे तक हमारा 6% आय और बढ़ रहा है, 6%, यानी पहले 2 डब्बा में खर्चा 13 ही हो रहा है और हमारे पास हमारी इनकम कितनी आ रही है, 19 आ रही है। तो हमें 6 की बचत हो रही है, 6 की बचत, यानी 6 की बचत कितने पे हो रही है, 2 पे। तो 6 दूना 12 प्लस 19, 19 प्लस 12, डायरेक्ट मेंटली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। 19 प्लस 12 31, यानी 31% का हमारे पास सेविंग में वृद्धि हो जाएगा। आप इसे डब्बे के थ्रू भी कर सकते हैं, डब्बे में भी इसको पैक करिए, डब्बे में पैक करिए और डब्बे के थ्रू भी करिए। डब्बे वाली भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको निखारेगा, वहीं से ये कॉन्सेप्ट को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक तो वो तरीका है कि आप डायरेक्ट जो है इसे 300 और 200 मान लें। एक तरीका तो वो है कि आप क्या करें कि इनकम को 300 मान लें, फिर खर्च को 200, बचत को 100 मान करके, फिर इनकम में वृद्धि, फिर खर्च में वृद्धि, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके बचत में वृद्धि, 100 पे जितनी की वृद्धि होगी उतने प्रतिशत की हम वृद्धि मान लेंगे। तो वो तरीका भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे बेहतर तरीका जब आपके पास मौजूद है, आपको किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप सवाल को कर रहे हो तो आपको सवाल के करने का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। आप चीज़ों को क्या करते हैं कि आप देखते हैं, जब आप चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से चीज़ें क्या हो जाती है, चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है तो इन चीज़ों को आप आसानी से कर पाते हैं। सवाल को करने का कभी कभी क्या होता है कि आपको चीज़ें बेसिक आती हैं, आपका टाइम बच चुका हुआ होता है, तो आप बेसिक से भी चीज़ों को बहुत फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यदि आप चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से सीखना चाहें, जो उसका कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल मेथड से सीखना चाहें, बेस कॉन्सेप्ट को अगर आप जान रहे हैं, तो उस लॉन्ग और लेंदी मेथड से, जो आपका एकेडमिक और ट्रेडिशनल वे है, उससे आप बच जाएंगे। तो वहाँ से आपको समय बच के निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को अप्लाई एग्जामिनेशन में, टेस्ट सीरीज में कर कर के वो हैबिचुअल हो गए हैं, उसके आदी हो गए हैं, उससे फैमिलियर हो गए हैं, तो वो उन समय को बचा लेते हैं। तो आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। राम के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? खर्च और बचत का अनुपात, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो इनकम कितना होगा? इन दोनों का इनकम हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इनकम आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारी इनकम कितनी होगी? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि आय 12% से बढ़ जाती है और उसका खर्च कितना हो जाता है? अभी आय जो है, आय 8 हो, इनकम 8 हो गया और उसका खर्च कितना है? 5 को यहाँ ले लीजिए। आय कितने परसेंट से बढ़ जाती है मेरे दोस्त? उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, 12%। यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसका खर्च जो है 15% से बढ़ जाता है। कितने परसेंट से? 15% से बढ़ जाता है, 15% से बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन या बचत कितनी वृद्धि या कमी होगी उसको बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 3 डब्बा तो सिर्फ आय में है, सिर्फ खर्च का डब्बा तो 5 ही तक रह जाएगा। 5 के बाद जितनी भी वो बचत का डब्बा है, यानी आय में जितनी वृद्धि होगी वो बचत हो जाएगा। तो 8 सिर्फ 12 की वृद्धि जो है, 3 डब्बे जो है वो बचत की वृद्धि है। तो उस बचत को हम देख लेंगे कि 12 या 36, यानी 36 तो हमारा बचत ऐसे ही हो जा रहा है। लेकिन हम अगर 5 डब्बे तक की बात करें, 5 डब्बे तक की बात करें, तो यहाँ पर आय 12 बढ़ रहा है
जबकि खर्च 15 हो रहा है, यानी पहले 5 डब्बे में 3-3 का ज्यादा खर्च हो रहा है। पहले 5 डब्बे में 3-3 हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आय में से ही घटेगा। तो 36 माइनस 15 घटा दीजिए, 36 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो 21% आप लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपकी इनकम जो है वो 8 है और एक्सपेंडिचर 5 है। क्या एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितना है आपका, सेविंग 3 है। तो सेविंग को 3 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेविंग को कितने भागों में, 3 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 3 7 21, यानी आपकी सेविंग कितनी परसेंट बढ़ जा रही है, 7%। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको ये तरीका तो आपको मे भी लेंदी लगा होगा, लेकिन इन चीजों को हम करने के लिए दूसरा तरीका भी जो है डब्बे वाला, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करें। इसको नोट आउट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं ये कह रहा हूं कि एक डब्बा बना लीजिए। इसमें क्या है, खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। तो खर्च 5, 1 2 3 4 5 और 3 हमारी बचत का है। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा सेविंग। ये पूरा डब्बा हमारा इनकम का हो गया। टोटल 8 डब्बा हो गया इनकम का। 8 डब्बा कितना हो गया, इनकम का हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है कि पूरे पर हमारा अब ये कह रहा है, अब ये सवाल ये कह रहा है कि आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी पूरी जगह पर 12 की वृद्धि होगी। तो आप सीधा ना करो कि 8 डब्बा आय का है तो 12 गुने 8 लिख लो, 12 टे 96। यहां तक कोई दिक्कत? और उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15 की। यहां भी 15 की वृद्धि, यहां भी 15 की। तो खर्च का कितना डब्बा है, तो आप देख रहे हैं 5, तो 15 गुने 5 कितना हो गया, 75। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21। 21 की वृद्धि जो है आय हमारा 96 बढ़ जा रहा है, खर्च 75 बढ़ जा रहा है, तो सेविंग हमारा कितना आ जाएगा, 21। 21 की सेविंग कितने डब्बे पे आ रही है मेरे दोस्त, 3 डब्बे पे 21। तो इस 21 की सेविंग को कितने डब्बे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 डब्बे में, बराबर बराबर तीनों जगह। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, और एक डब्बे में जितनी सेविंग बढ़ेगी उतने परसेंट की सेविंग बढ़ जाएगी। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं। वो जो तरीका था वो आप मेंटली बहुत सारा डब्बा बना के कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप फ्रैक्शन से ही जो आपको रेशियो मालूम है उसी से आप चीज़ों को जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल था। इन सारे सवालों को आपने देखा, घर पर करने की कोशिश करिए। तो आपने देखा कि शुरुआत के कुछ सवालों को आपने ट्रीट किया कि x% की वृद्धि, x% की कमी पे क्या होता है। तो उन सवालों से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स बताया कि उसे घर पे कैसे प्रैक्टिस कीजिए। उससे रिलेटेड हम 3 सवाल लेकर आए थे कि उन 2 सवाल जो कुछ बेसिक से रिलेटेड थे, लेकिन तीसरी वाली सवाल जो है ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो, जिसको आपने देखा होगा कि 2304 उसका फाइनल आंसर हुआ। x% की वृद्धि, x% की कमी, ऐसा 4 बार दोहराया गया और हमने देखा कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज हो गया। जब भी चीज़ें क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि उन सवाल को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शंस मेथड का यूज़ करें। ऑप्शन से जब आप जाएंगे, ऑप्शन से उन सवालों को करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आपने देखा इस तरह के सवाल कि अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है, तो हम बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी। उस सवाल को करने के आपने कई तरीके देखे, उसमें जो बेस्ट अप्रोचेज हैं हम उन सारे अप्रोचेज को आपको डील कर रहे हैं। धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे तरीके वन शॉट में लेकर आएँ, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में, टेस्ट में आप चीज़ों को कैसे कर पाएंगे, उन चीज़ों को आप सीखते चले जाएं। लेकिन आज के लिए जिन चीज़ों को बता रहा हूँ, जिन तरीकों को बता रहा हूँ, जिन कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, उनको आप बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं चीज़ों को सीखने में आपको दिक्कत होगी। तो हम आज जो हमने 2 कॉन्सेप्ट को डील किया, अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, इसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि रेलवे में इसे डायरेक्ट सवाल, कोई आदमी आपसे बातचीत कर रहा होगा, वो भी आपसे डायरेक्ट इस तरह से मॉक में भी इन सवालों को कभी कभी आपसे लोग पूछ लेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे तो इस तरह के सवाल आपको अक्सर बेहतर परसेंटेज के ये सवाल आपसे हूबहू मिलते होंगे। तो इससे पहले, आप सीखने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सीखे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, थोड़े पार्ट को, इसके छिछलेपन को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आपको शायद याद होगा कि किसी भी चीज की जो प्राइस होती है, प्राइस
जब उसको कंजप्शन खपत से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंजप्शन या क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता था मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर आ जाता था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, आपको याद भी होगा, आपको पहले से मालूम होगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत अगर 4 रुपये है, अगर हम 10 रुपये की खपत करते हैं, 10 केजी की खपत करते हैं तो 40 रुपये का हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। यानी प्राइस यानी मूल्य, कीमत गुने क्वांटिटी मात्रा इज इक्वल टू हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। हम इस सवाल से जो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं उन चीज़ों को आप सीखिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दें, फिक्स क्या कर दें, हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 120 रुपया है, क्या है, फिक्स है, फिक्स हमारा खर्चा, हम हर सूरत में हमारी सैलरी फिक्स है, तो हम ये मान लेते हैं सैलरी फिक्स है कि हम 120 रुपया, चाहे चीज़ों का प्राइस बढ़े या घटे, हमको 120 ही रुपया खर्च करना है। अगर किसी वस्तु की कीमत पहले 8 रुपया थी, 8 रुपये किलो कोई वस्तु मिलती थी, 8 रुपये किलो, 8 रुपये केजी कोई वस्तु मिलती थी, तो आप कितना कंजप्शन उस वस्तु की, अगर 8 रुपये केजी चीनी थी, चीनी, तो उसकी खपत आप कितना केजी कर पाते रहेंगे, 15 केजी। अगर 8 रुपये पर केजी अगर वस्तु की कीमत रही होगी तो आप 15 केजी, 15 × 120 खर्चा फिक्स है। अब वस्तु की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 12 रुपये पर केजी हो गई, 12 रुपये पर केजी हो गई, तो आप वस्तु का खपत कितना कर पाओगे, 120 रुपया ही खर्चा करना है, 12 रुपये केजी है तो 12 × 120 यानी 10 केजी ही वस्तु खरीद के ले पाओगे। उसकी क्वांटिटी कितना खर्च कर पाओगे, कंजप्शन आपका खर्च खपत कितना हो जाएगा, 10। आप यहां से देख रहे हो, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो जो प्राइस का रेशियो है 4 दूना 8, 4 तिया 12, प्राइस का रेशियो 2/3 है, और हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो कंजप्शन के रेशियो पे आप गौर करोगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/2। अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसके उल्टे रेशियो में क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी। जो रेशियो प्राइस का होगा उसके उल्टे रेशियो में एक्सपेंडिचर होगी। जो रेशियो प्राइस का होगा प्राइस का, उसके उल्टे रेशियो में क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी। यहां से ये बात समझ में आई, यहां से यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, अगर ये चीजें आपको ऐसे नहीं समझ में आती, इसको नोट आउट जरूर कर लीजिएगा। तो आपने यहां से चीजों को सोचा, मान लीजिए कि हमको किसी वस्तु पर 36 रुपया ही सिर्फ खर्च करना है, या 30 रुपया ही खर्च करना है। मान लेते हैं कि उसकी प्राइस जो है ना, पहले प्राइस जो है 5 रुपया थी, 5 रुपये पर केजी था, तो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारी क्वांटिटी जो खर्च होती थी वो 6 केजी खर्च होती थी, क्वांटिटी क्लियर है। अब वस्तु की कीमत 6 रुपया पर केजी हो गया, 6 रुपया, तो अब वस्तु पर खर्च हम कितना करेंगे, 6 × 5 = 30 यानी 5 केजी। अब वस्तु की खपत कितनी होगी, ये मेरा एक्सपेंडिचर है टोटल। तो आप जो देख रहे हो कि जो प्राइस है, प्राइस का रेशियो जो है वो 5:6 है, 5:6 है। तो जो क्वांटिटी का रेशियो है ना वो 6:5 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा खर्च एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसके उल्टे रेशियो में हमारा, जो रेशियो प्राइस का होगा उसके उल्टे रेशियो में एक्सपेंडिचर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कंजप्शन है, क्वांटिटी, उसको हम अगर फिक्स कर दें, क्या कर दें मेरे दोस्त, फिक्स कर दें, फिक्स। हम ये कहते हैं कि हम चाहे प्राइस बढ़े या घटे, घर का राशन तो कम नहीं होगा ना। आप मान लो कि प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन अगर घर में 5 लोग हैं, अगर 1 लीटर दूध आती है तो 1 ही लीटर दूध आएगी, कि यहां तक तो कोई कमी नहीं होगी। तो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को हम फिक्स करना चाहते हैं, कंजप्शन खपत को एकदम फिक्स करना चाहते हैं। और अगर हमारी प्राइस पहले 15 रुपए थी और अब वो प्राइस जो 19 रुपए हो गई, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले पेट्रोल की कीमत अगर 50 रुपए थी, 50 रुपए,
अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपये हो गई, तो 50 रुपये के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल का पर आने वाला खर्च कितना था? 50 रुपीज। अब पेट्रोल की कीमत जो है 110 रुपये पर लीटर हो गई, तो 110 रुपये के हिसाब से 1 लीटर पर आने वाला खर्च कितना हो जाएगा? 110 रुपया। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो प्राइस का रेशियो है 5/11, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी वही है 5/11। अगर हम कहते हैं कि कंजप्शन क्वांटिटी अगर हम फिक्स कर दें तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो में हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अगर हम अपनी क्वांटिटी को कंजप्शन को अगर फिक्स कर देते हैं तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ये समझ में आया? चलिए हम इसको एक और तरीके से आपको डील करते हैं। मान लेते हैं कि दिल्ली से पटना जाने पे पटना अगर हम जाते हैं, दिल्ली से पटना अगर जाते हैं तो 10 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। कितना? 10 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। 10 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। पेट्रोल की कीमत पहले 50 रुपए थी, अब हो गई 110 रुपए। तो 50 रुपए के हिसाब से पेट्रोल पर आने वाला खर्च, ये रुपया पर लीटर है अभी कीमत, तो 500 रुपया खर्च करते थे दिल्ली से पटना जाने के लिए। लेकिन अब जो है पेट्रोल की कीमत 110 रुपए हो गई है, तो अब पेट्रोल पे कितना खर्च करेंगे? 1100 रुपये। 110 रुपये हो गई, 110 में 10 लीटर पेट्रोल हमको लेना है तो 1100 रुपये खर्च होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइस का रेशियो है और यहाँ जो हमारा खर्च का रेशियो है वो दोनों बराबर है। 10 से 10 कर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये आ जाएगा 5/11, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो भी 5/11 आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी कंजप्शन खपत अगर फिक्स है, अगर हमारी कंजप्शन खपत क्वांटिटी अगर फिक्स है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर, तो हम दोनों को एक लाइन में लिखें। और एक्सपेंडिचर जो है उसके उल्टे रेशियो में क्या होगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसके उल्टे रेशियो में क्या होती है? यहाँ तक आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, शायद याद होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग सवालों को देखते हैं। आप सबसे पहले जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया उससे रिलेटेड ये जो सवाल है बहुत प्यारा सवाल है, इसको करेंगे आपका मन खुश होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सवाल डायरेक्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल मैं आज लेकर आया हूँ इस स्लाइड में। वो सारे एक एक सवाल को मैं करा दूंगा, एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस क्लास में रुककर कि मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ तक ये क्लास हो रहा है आप उन सारे क्लास को आप सपोर्ट कीजिए। आप अपने लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से आप अपने दोस्तों को भेजिए जहाँ तक हो सके। जितना लाइक सब्सक्राइब होगा, जितना बढ़ेगा उतनी मेरी उत्साह बढ़ेगी। और आप हमें कमेंट लिखना ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हमारी प्रेरणा देती है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है कि और आप ये बताइए कि कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्हें हमें नेक्स्ट टाइम में लेकर आना है। अभी तो हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है कि हम परसेंटेज लेके आए, प्रॉफिट लॉस, CISI। उसके बाद अगर आपके कमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आप अपने कमेंट्स लिख कर भेजिए। हम उन कमेंट्स को देखकर हम अपने आप को उस लेक्चर को लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं अब भी कह रहा हूं कि आप इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे उतनी ज़्यादा मुझे उत्साह मिलेगी और मैं नए क्लासेस रेगुलर लेके आता चला जाऊंगा। हाँ, अभी जो इतने दिन क्लासेस लेट हो गई उसका मेन वजह था कि मैं 6-7 दिन 8 दिन जो है बीमार पड़ गया था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब तबीयत ठीक हो गई तो अब हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स को रेगुलर लेके आएँ। तो आइए हम इन सवाल को पहले देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च में एक कॉन्सेप्ट और जो छूट गया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी दो चीज का प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दो चीज का प्रोडक्ट क्या था? तीसरी चीज थी। तो अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट x इंटू वाई, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट क्या है? अगर फिक्स है, क्या है? फिक्स है यानी कांस्टेंट है,
तो मैं ये बताने की कोशिश किया था कि अगर प्राइस का रेशियो प्राइस जिस रेशियो में थी यानी ए बाई बी, उसके उल्टे रेशियो में कंजप्शन हो गई, यानी दूसरी क्वांटिटी उसके उल्टे रेशियो में गई यानी बी बाई ए में। यही मैंने आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रही थी उसके उल्टे रेशियो में कंजप्शन था, यानी एक की क्वांटिटी जिस रेशियो में होगी दूसरी क्वांटिटी उसके उल्टे रेशियो में होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे भी नोट आउट कर लीजिए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे सवालों में। आप देख रहे हैं चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो चीनी की प्रतिशत कमी ज्ञात करिए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो आप देख रहे हैं कि चीनी का मूल्य जो है, प्राइस जो है मेरे दोस्त 20% बढ़ जाता है। 100 से क्या हो जाता है, प्राइस 120 हो जाता है। तो हमने कहा था कि जिस रेशियो में प्राइस होगा उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर होगा और कंजप्शन उसके उल्टे रेशियो में होगी। आपको ऐसे मैंने बताया था। तो प्राइस क्या हो रहा है मेरे दोस्त, प्राइस 100 से 120 हो जा रहा है, तो खपत कितना करना होगा, 120 से 100 करना होगा। तो खपत में कितनी की कमी, 120 से 100 करने के लिए 20 की कमी करनी होगी। कितने पे, 120 पर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 20 की कमी 120 पर, यानी 1 की कमी 6 पर। 1 की कमी 6, इसका प्रतिशत बन जाएगा 1/6 का 16 सही 2/3%। शायद ये बातें थोड़ी सी कम समझ में आई होंगी, तो इसे मैं दूसरे अंदाज में बता देता हूं। तरीका यही है, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करें, ज़्यादा आसान होगा। हमने कहा कि जो रेशियो प्राइस का होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर बढ़े और ना घटे ये फिक्स है। अब सवाल ये कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनी मेरे दोस्त, 1/5, यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो जा रही है। 100 120 भी लिख सकते हैं, यानी प्राइस जो है ना 100 से 120 हो जाता है। कीमत क्या हो जाती है, 100 से 120 हो जाती है। तो कंजप्शन, अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो कंजप्शन इसके उल्टे अनुपात में होगी, 120 से 100 हो जाएगा। तो कंजप्शन में कमी कितनी हो रही है, 20 की कमी हो रही है। कितने पे, पहले कंजप्शन खपत जो है 120 था, अब खपत 100 हो रही है, तो कंजप्शन में कमी 20 की हो रही है। कितने पर, 120 पर। तो 100 पर कितना, तो आप देखेंगे कि 20 1/6, 100/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं, या सीधे यहां पर ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि 20 की कमी जो है वो 120 पे है, तो 1 की कमी कितने पे हो गई, 6 पे। तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे सोचिए चाहे ऐसे सोचिए, लेकिन आपको तो सोचना पड़ेगा। लेकिन बेहतर तरीका है कि आप चीज़ों को इस तरह से करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा और जल्दी आसान तरीके से हैंडल हो जाएंगी और कम कैलकुलेशन के साथ हैंडल हो जाएंगे। तो आइए, दोनों तरीका आपके सामने में आपने देखा। हमने इस कॉन्सेप्ट को पहले बताया, बार बार बताया, ऐसे करना है कि प्राइस का रेशियो एक्सपेंडिचर के रेशियो के पैरेलल में इसलिए रखा कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रही थी उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर और कंजप्शन जो है खपत उसके उल्टे रेशियो में होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चीनी का मूल्य 30% घटता है। चीनी का मूल्य जितना था, प्राइस आपको मालूम है, शायद आपको याद होगा कि जो रेशियो प्राइस का है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस और उसके उल्टे रेशियो में क्या है, खपत उसके उल्टे रेशियो में। तो चीनी की कीमत 30% घट जाती है, तो 100 से क्या हो जाता है, कीमत प्राइस 100 से 70 हो जाएगा। अगर प्राइस 100 से 70 हो जाएगा तो खर्चा भी 100 से 70 ही होना चाहिए। अगर कीमत जिस रेशियो में कीमत है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर है, अगर हमारी कीमत चीनी की 30% घट जाती है तो प्राइस अगर 100 से 70 हो रहा है तो हमारी एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा भी 100 से 70 रुपया हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि इसके कुल खर्च में सिर्फ 10% की कमी हो। कुल खर्च 100 से 70 नहीं होना चाहिए, 30% की कमी नहीं होना चाहिए। जो खर्चा है वो भी 100 से 70 हो जाएगा, यानी 30% की कमी। लेकिन सवाल कह रहा है कि कुल खर्च में सिर्फ 10% की कमी हो, तो 10% की कमी का मतलब हो गया कि 100 में 10% की कमी यानी 90। 10% की अगर कमी करेंगे तो 90। तो अब देख रहे हैं कि
अब हमारा कंजप्शन जो है पहले 70 था और हमको कंजप्शन को बढ़ा के कितना करना है 90। तो कंजप्शन में कितने की वृद्धि कर रहे हैं मेरे दोस्त 20 की वृद्धि कर रहे हैं कितने पे 70 पर। पहले हमारा खपत जो है वो 70 था, अब हम खपत 70 90 करना चाह रहे हैं। तो खपत में कितने की वृद्धि 20 की वृद्धि करना चाह रहे हैं कितना पर 70 पर। तो हम देख रहे हैं कि 2 की वृद्धि 7 पर, तो 2/7 का मतलब 1/7 14 सही 2/7%, 2/7 का मतलब हो गया 28 सही 4/7, 28 सही 4/7%। अब क्या है कि इसकी बेसिक तरीकों को भी आप कर सकते हैं कि अगर 30% चीनी का मूल्य 30% घटता है तो 100 से 70 आ जाता है, तो कंजप्शन 70 से 100 हो जाएगा। जबकि हमको कंजप्शन को क्या करना है खपत को सिर्फ 10% करना है, तो 100 की जगह पर हम क्या कर देंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लीजिए। चीनी का मूल्य प्राइस जो है मेरे भाई 100 से 70 हो जाता है, 100 से 70, तो कंजप्शन 70 से 100 होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर जो है मेरा खर्चा जो है, खर्चा हमारा क्या बढ़ रहा है 10%, खर्चे में 10% की कमी हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि खर्चे को अगर एक्सपेंडिचर को अगर आप फिक्स मान लीजिए, एक्सपेंडिचर को अगर आप फिक्स मान लीजिए और हम क्या करें खर्चे में सिर्फ 10% की कमी करना चाह रहा है, खर्चे में सिर्फ 10%। खर्चा हमारा खर्चे में 10% की कमी का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो खपत है उस खपत में 10% की कमी करना होगा, तो इस पर 10% की कमी कर देगा। 10% की कमी करने का मतलब हो गया 90, 100 में 10% की कमी यानी 90। तो पहले खपत कितना हो रहा था मेरे दोस्त, पहले खपत कितना हो रहा था मेरे दोस्त 70, अब खपत कितना कर रहा है 90। तो खपत में कितने की वृद्धि कर रहा है यानी 20 की वृद्धि कर रहा है कितने पे 70 पे। तो 2/7 का अर्थ हुआ 28 सही 4/7%। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 28 सही 4/। आप दोनों तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट अप्रोच है आप चीजों को कैसे हैंडल करें, कैसे अप्रोच लें, वो उसका सबसे बेस्ट अप्रोच ये है। आप इस तरह से चीजों को सोचें, इस तरह में कभी कभी आपसे एरर हो सकती है। तो आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्च 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत कितनी है 280 केजी है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आप इसको 15 सेकेंड लीजिए, 15 सेकेंड और इसे करने की कोशिश करिए। बहुत प्यारा सवाल है। आपने जितने अभी आपको जिन चीजों को मैंने सिखाया उसी से रिलेटेड, उसी का फर्दर एक स्टेप आगे है। इसमें डायरेक्ट एक रियल वास्तविक खपत हमें पता चल गया। वास्तविक खपत कितना है 280 केजी है। तो हम क्या निकालना है जिससे कुल खर्च इतना बढ़े, कितने प्रतिशत खपत में कितनी केजी खपत कम होनी चाहिए, यानी खपत में कमी हमें निकालनी है। तो आइए देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है प्राइस। तो आपने सीखा कि जो रेशियो प्राइस का होता है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी होती है, लेकिन कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो के उल्टे होगा। चीनी की कीमत कितने परसेंट बढ़ जाती है 20%, यानी 100 से कितना हो जाता है मेरे दोस्त 120 हो जाता है यानी प्राइस। तो एक्सपेंडिचर भी खर्चा भी हमारा 100 से 120 होगा, लेकिन कह रहा है जिससे कुल खर्च 5% बढ़े, यानी खर्चा जो है वो 100 से 120 नहीं हो, सिर्फ 5% ही बढ़ना चाहिए। खर्चा क्या होना चाहिए सिर्फ 5% बढ़े। तो 100 पर 5% की वृद्धि यानी 105, यानी 5, 100 पर 5% की वृद्धि यानी 5 की वृद्धि, तो 100 पर 5 की वृद्धि यानी 5, 105 हो गया। अब तो उसके कुल खर्च जो है 5% बढ़े, यानी कुल खर्चा जो है वो 100 से 120 न होके 100 से 105, 5% की वृद्धि यानी 105 ही होनी चाहिए। तो उसकी खपत में कितनी की कमी करेंगे, वास्तविक खपत में कितनी कमी करेंगे 120 से 105 बनाएंगे तो खपत में कितनी की कमी कर रहे हैं 15 की कमी। कितने पर 120 पर। ओरिजिनल जो खपत था एक्चुअल में जो हम खपत करते थे वो कितना करते थे 120। अब जो है खपत में कमी करके कितना कर रहे हैं खपत 105, यानी खपत पे कमी 120 में 120 से 105 ले जाने के लिए 15 की कमी कर रहे हैं, यानी 15 एकम 15, 15 8 120, यानी 8 पर एक्चुअल खपत 8 पर 1 की कमी कर रहे हैं। एक्चुअल खपत 8 पर 1 की कमी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में खपत 8 थी, वास्तविक खपत कितनी थी 280। तो 8 से 8 दिया 24, 8 पंचे 40। तो खपत में कितनी की कमी कर रहे हैं 1 की कमी कर रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 35 केजी। तो खपत में कितने केजी की कमी करनी होगी, खपत में कितने केजी की कमी करनी होगी। तो 1 केजी की 1 यूनिट की कमी, 1 यूनिट बराबर 35 केजी। बहुत प्यारा सवाल है। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं।
चीनी का भाव 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी, भाव 30% इंक्रीज कर गया, जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खपत बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हमें तो पहले से मालूम है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर जो है ना सेम अनुपात में बढ़ती है, और कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो उसके उल्टे में होता है। तो चीनी का भाव 30% बढ़ जा रहा है, यानी 100 से 130 हो जा रहा है। जैसे ही प्राइस जो है 100 से 130 हो जा रही है, तो खर्चा भी हमारा 100 से 130 हो जाएगा, और जबकि खपत 130 से 110 हो जाएगा, उल्टे रेशियो में होगी तो ये होगा। जबकि अब सवाल ये कह रहा है कि अगर जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है खर्चा बढ़ने से, जबकि कुल खर्च में 10% की वृद्धि होनी चाहिए। प्राइस 100 से 130 हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है 100 से 130 हो रहा है, तो खर्चा भी 100 से 130 होगा, लेकिन वो कह रहा है कि कुल खर्च में सिर्फ 10% ही बढ़े। 100 से 130 नहीं हो, सिर्फ 10% की वृद्धि हो कुल खर्च में। 10% की वृद्धि, 100 पर 10%, 100 का 10% 10 हो गया, तो 10% की वृद्धि जब कर रहे हैं तो 10 की वृद्धि होगी, तो 100 पर 10 की वृद्धि, तो वृद्धि के बाद मूल कितना होगा, खर्चा कितना हो जाएगा 110। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पहले हमारा एक्चुअल जो खपत था, एक्चुअल जो मेरा खपत था मेरे दोस्त, वो एक्चुअल खपत था 130, अब खपत मेरी कितनी होगी 110। तो खपत में हम कितने की कमी कर रहे हैं, खपत में कमी कर रहे हैं 20 की कमी कर रहे हैं, कितने पे 130 पे। तो हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में 13 यूनिट मेरा ओरिजिनल खपत था, उस पर हम 2 यूनिट की कमी कर रहे हैं, जबकि हमें कह रहा है कि हम 40 केजी की कमी कर रहे हैं। कितने केजी की खपत में 40 केजी की कमी है, 2 यूनिट बराबर कितनी केजी हो गया, 2 यूनिट बराबर 40 केजी हो गया, खपत में कमी है ये। तो 2 इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 13, एक्चुअल खपत मेरा कितना है, तो 20 से मल्टीप्लाई 13 दूना 26, 200। तो एक्चुअल खपत हमारा 260 केजी है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप चीज़ों को घर पर बार बार प्रैक्टिस करिए, ज़रा सा भी जो है संकोच न कीजिए। इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर लिए हैं उन सारे 5 लेक्चर्स में बहुत बेहतर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। उन सारे सवालों को जब आप प्रैक्टिस कर जाएंगे और जब आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे या कोई भी परीक्षा का कोई भी एग्जामिनेशंस का जब आप सवाल देखेंगे, फर्स्ट टाइम भी देखेंगे, तो कोई भी सवाल आपको नया नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सारे सवाल हमने इससे पहले कहीं ना कहीं डील कर आया है, बना कर आया है। तो वो सारे सवाल आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, काम के होंगे। तो आप से मेरा ये कहना है कि आप टेस्ट देते रहिए, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो अगले सवालों को हम लोग देखते हैं। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है। कुल खर्च 16% कम हो तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान खपत बताइए। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, प्राइस कितना, प्राइस कितना कम हो रहा है मेरे दोस्त, प्राइस 30% कम हो रहा है। प्राइस कितने परसेंट कम हो रहा है, यानी 100 से 70 हो जा रहा है। प्राइस कितना 100 से 70 हो जाता है। तो कंजप्शन हम क्या करेंगे, कंजप्शन हम बढ़ा लेंगे, 70 से क्या कर देंगे 110। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। कंजप्शन जब प्राइस घट रहा है तो हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर भी जिस रेशियो में प्राइस घटेगा उसी रेशियो में हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा, यानी 100 से 70 हो जाएगा। लेकिन जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च 16% ही कम होना चाहिए। 100 से 70, 30% की जो कमी हो रही है कुल खर्चे में, तो खर्चे में 30% की कमी नहीं होनी चाहिए। खर्चे में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए, सिर्फ 16% की कमी। तो 100 का 16% क्या हो गया, 16 की कमी, यानी कि अब खर्च जो होगा, खर्च 84 होगा। यानी खर्च जो है 100 से 70 नहीं करना है, 100 से 84 करना है। तो हम देख रहे हैं कि कंजप्शन जो हमारा खपत है वो 70 से 84, खपत में वृद्धि करनी होगी। कितने की वृद्धि, 70 से 84 बनाना है, यानी 14 की वृद्धि करनी है। कितने की, 14 की, कितने पे 84 पे। तो 14 कम 14, 14 छक 84, यानी 1 की वृद्धि करनी है कितने पे मेरे दोस्त, 6 पे। तो आप देख रहे होंगे कि एक परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है, तो 1 केजी यानी 6, पहले एक्चुअल में वो उसकी खपत कितनी थी, 6 यूनिट थी, अब उस पर 1 यूनिट अधिक, अब 1 यूनिट का कंजप्शन खपत अधिक कर रहा है, यानी 1 केजी अधिक चीनी खरीदा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 32 केजी। तो 6 यूनिट बराबर 6 गुने 32, 6 तिया 18, 190, 192, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 192। तो उसकी वास्तविक खपत, वर्तमान खपत जो होगी ना, वो इतनी हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत
यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? वर्तमान खपत, नहीं मेरे दोस्त एक मिनट, यहां पे एरर हो गया। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है मेरे दोस्त? खपत में वृद्धि, खपत 70 से 84 बनाने के लिए 14 की वृद्धि कर रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल पहले उसकी खपत कितनी थी? 70 थी। तो खपत 14 एकम 14, 14 पंचे 70, यानी खपत में 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि करेगा तो एक, पहले खपत में 1 की वृद्धि करेगा, जबकि एक्चुअल में वृद्धि कितना कर रहा है? 32 केजी का। तो 5 बराबर क्या हो गया? 32 पंचे 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 160। तो पहले उसकी कंजप्शन, उसकी खपत पहले जो है उसकी खपत कितनी थी? 160 केजी, और अब खपत में 32 केजी का वृद्धि कर दे रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो अब खपत कितना करेगा? 160 प्लस 32 192, वर्तमान खपत 192। चलिए थोड़ा सा मिस कर जाते हैं तो उससे टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को आप देखते रहिए। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है। चीज़ों को हम फर्दर कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। अब बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं कि पहले कंजप्शन निकालते हैं, उसके बाद उसके प्राइस को डिसाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी आप क्या करिए कि डायरेक्ट भी आप प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप पहले आप कंजप्शन निकालेंगे, उसके बाद आप प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो आपको समय लग जाएगा। इस सवाल में आप डायरेक्ट प्राइस पूछ रहा है, चीनी का वास्तविक और बढ़ा हुआ कीमत प्राइस पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। यानी 600 रुपया पहले भी खर्च करता था, अब चीनी की प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो जा रही है? 20%। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 120। यानी 120 रुपया चीनी का प्राइस कितना बढ़ गया? 120 रुपया बढ़ गया। 120 रुपया बढ़ने की वजह से वो कितना केजी चीनी कम खरीद पा रहा है? 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। तो 5 केजी चीनी को अगर डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी चीनी की कीमत जो है वो 24 रुपया पर केजी है। ये बढ़ा हुआ कीमत है। क्या हुआ मेरे दोस्त? ये बढ़ा हुआ कीमत। 600 रुपया का अगर 20% निकाल देंगे तो 120 रुपया, यानी 5 केजी चीनी लेने के लिए 120 रुपया अधिक खर्च करने होंगे। तो 105 केजी पर 120 रुपया, 120 रुपये, 5 केजी चीनी की कीमत 120 रुपया है, तो पर केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया? 24 रुपया पर केजी। ये बढ़ा हुआ कीमत है, जबकि चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। 20% का अर्थ आपको पहले से पता है कि 20% सर की वैल्यू 1/5 होती है। तो बढ़ी हुई कीमत जो है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 6 हो जाता है। तो बढ़ा हुआ कीमत 6 है, जबकि पहले कीमत कितनी थी? 5। 20% की वृद्धि, 20% बढ़ी हुई कीमत 24 है। 6 चौका 24, तो 5 चौका, तो पहले चीनी की कीमत कितनी थी? 20 रुपया थी। पहले चीनी की कीमत कितनी थी? 20 रुपया पर केजी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत? बढ़ी हुई कीमत, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 5 में 1 की वृद्धि यानी 6 हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 24, तो एक्चुअल कीमत कितनी हो गई? 5, तो 5 चौका 20। तो वास्तविक कीमत 20 हो गई और बढ़ी हुई कीमत कितनी हो गई? 24। ये डी सही है। आइए अगले सवाल को देखिए। बहुत बेहतर, बहुत प्यारा सवाल है। 30 सेकेंड लीजिए, आप इसे करने की कोशिश करिए। बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सवाल है। The price of sugar decreased by 20%. Due to this, a family purchased 20 kg more sugar for 400. Find the original and current consumption and original and current price. चीनी का भाव 20% कम हो जाता है। चीनी का भाव कितना हो जाता है? 20% कम हो जाता है। तो 20% कम हो जाने का अर्थ ये हुआ कि पहले भाव 5 था, अब उस पर 1 की कमी, यानी भाव अब 4 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? 20% कम, तो 400 में 20 केजी अधिक चीनी खरीदता है। 400 में 400 रुपया, 20% कम हो जाने का 20/100, तो चीनी की, तो 20 चौका 80, यानी 400 में 20% की अगर कमी हो जाएगी तो 80 रुपये की कमी हो जाएगी। और उस 80 रुपया में वो 20 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। कितना? 20 केजी। तो अब चीनी की जो कीमत हो गई, ये जो घटी हुई कीमत है वो 4 रुपया पर केजी है। यहां तक कोई दिक्कत?
जबकि सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी पहले कीमत थी 5, अब जो कीमत घटने के बाद कितनी होगी, घटने के बाद कीमत 4 हो गई, पहले कीमत थी 5, या पहले कीमत थी 5, अब घटने 20% की कमी के बाद हो गई 4, तो 4 बराबर कितना है, 4 यूनिट। तो पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 5, यानी वास्तविक कीमत थी 5 रुपया पर केजी, घटी हुई कीमत क्या होगी, 4 रुपया पर केजी। तो हमने पहले सबसे पहले वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य पता कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि उसकी खपत 400 रुपये में 20 केजी, खपत के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं कि प्राइस का जो रेशियो है मेरे दोस्त, प्राइस का रेशियो क्या है, 20% कम हो जाता है तो 5 से 4 हो जाता है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाता है। क्वांटिटी में कितनी की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है, तो 1 की कमी, तो खपत में 20 केजी अधिक चीनी, क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है, क्वांटिटी में 20 केजी अधिक चीनी परचेज कर रहा है, यानी 20 केजी। तो पहले क्वांटिटी कितना खर्च करता था, 80, अब क्वांटिटी में 20 की वृद्धि हो गई तो 100 केजी। तो क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई 80, और बाद में क्वांटिटी में वृद्धि के बाद कितना होगा, 100 केजी की खपत वो करेगा। बहुत प्यारा सवाल था। अगर मैं ये कहूँ कि जब भी क्वांटिटी निकालना हो, जब भी क्वांटिटी निकालना हो मेरे दोस्त, क्वांटिटी निकालना हो, जब भी क्वांटिटी निकालना हो, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करिए। और जब भी आपको करेंट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस की बात हो तो क्वांटिटी से प्राइस की तरफ मत जाइए, क्वांटिटी से प्राइस की तरफ मत जाइए, आप डायरेक्ट इस तरीके से आप डायरेक्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, करेंट और ओरिजिनल प्राइस। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। सेम इसी सवाल पे है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीदता है, तदनुसार उस कमी से पहले वह 1 रुपये में कितना गेहूं, क्वांटिटी पूछ रहा है, तो प्राइस में 10% की कमी हो रही है, 10%। प्राइस जो है वो 10 से 9 हो जा रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 9 से 10। तो क्वांटिटी, प्राइस में वृद्धि होने से वो गेहूं की खपत में क्या कर रहा है, प्राइस में कमी, 10% की कमी होने की वजह से वो क्वांटिटी, व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है, यानी क्वांटिटी में वो वृद्धि कर रहा है, कितना का, 1 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कितने यूनिट का वो वृद्धि कर रहा है, 50 ग्राम का। तो पहले वह, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में वो कितना, 1 रुपया देने का अर्थ क्या हुआ, 1 रुपया देने का अर्थ ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। एक्सपेंडिचर क्या है मेरे, 1 रुपया पहले भी खर्च करता था और 1 रुपया बाद में भी खर्च कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि एक्सपेंडिचर फिक्स है। और जब एक्सपेंडिचर फिक्स होगा तो प्राइस जिस रेशियो में होगी उसके उल्टे रेशियो में क्वांटिटी होगी, प्राइस जिस रेशियो में उसके उल्टे रेशियो में क्वांटिटी या कंजप्शन होगी। तो जिस रेशियो में प्राइस है उसके उल्टे रेशियो में कंजप्शन यानी क्वांटिटी को हम ले रहे हैं, तो क्वांटिटी, प्राइस क्या हो रहा है, कम होने से क्वांटिटी वो ज्यादा खर्च कर रहा है, क्वांटिटी 1 यूनिट का ज्यादा खर्च कर रहा है, जबकि एक्चुअल में 50 ग्राम का। तो पहले वो कितना खर्च कर रहा था, तो 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 पचे 45, 450 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत अच्छा सवाल है, 450 ग्राम, 450 ग्राम। आइए अगले सवाल को देखिए। दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपए में 6.2 लीटर अधिक दूध खरीद पाता है। अभी दूध का मूल्य, प्राइस पूछ रहा है, प्राइस। बहुत बेहतर सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है मेरे दोस्त, बहुत बेहतर सवाल है। 10% की कमी हो, 10% की कमी हो रही है। हम देख रहे हैं कि अभी कितना प्राइस है, 1116 का 10%, 10% यानी 1/10, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11.6, यानी इतने रुपए में वो क्या करता है, 6.2 लीटर अधिक दूध खरीद पाता है। अगर ये कह रहा है कि दूध की कीमत में 10% की कमी हो गई, तो इतना रुपया पहले खर्च करता था, इसका 10% निकालिया तो 10% निकल गया 111.6, यानी 111 रुपया 60 पैसा, तो 111.6। अब इतने रुपया में, इस कमी का इतने रुपया में वो क्या करता है, इतने रुपया में 6.2 लीटर अधिक दूध खरीदता है। तो इतना रुपया में 6.2 लीटर, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक, क्लियर हो गया। 31 दूना 62, अब 31 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 116 को 31 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 31 दिया 93,
8 3 11, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 10 1 6 36, 2 से 18 12। तो आप देख रहे हैं, आप इस सवाल को देख रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस जो है 116 रुपया, 116 रुपया में 10% की कीमत में कमी हो रहा है, तो कमी के बाद हमारी जो कीमत आ रही है 111.6 आ रही है। इसमें हम 111.6 रुपया में 6.2 लीटर क्या करते हैं, दूध खरीद पाते हैं। कमी होने के बाद जब हम दूध खरीद पाते हैं तो दूध की अभी जो है कमी के बाद जो मूल्य है वो 18 रुपया पर लीटर आएगा, 18 रुपया पर लीटर। आप इस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे के सवाल को देखते हैं। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम आते हैं। 50% प्राइस में कितना की वृद्धि हो गया, 50% की वृद्धि हो गया, तो 24 रुपये में कितने अंडे, 4 अंडे कम आते हैं। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या है, 50% की वृद्धि हो गई। तो पहले 24 रुपया था, 24 रुपया प्राइस थी, प्राइस में अंडे की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि हो जाने का मतलब ये हुआ कि 1/2 अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीदता है 50% प्राइस में। तो इसको आप ऐसे सोच लीजिए, प्राइस जो है ना 50% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 2 से 3 हो जा रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 3 से 2। पिछले सवाल को भी आप ऐसे कर सकते हो, एकदम आसान। तो क्वांटिटी में कितने की वृद्धि कर दे रहा है, यानी अंडा 1 की वृद्धि कर दे रहा है, 1 की वृद्धि कर दे रहा है। यानी पहले वो 3 यूनिट खर्च करता था, अब वो 2 यूनिट खर्च करेगा, तो 1 यूनिट की कमी कर देगा, यानी 4 अंडे कम की खपत करेगा। 4 अंडे क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमें कीमत निकालना है, तो हम इससे देख लेते हैं। हमें अगर प्राइस निकालना है तो बहुत आसान सवाल है कि अगर आप जब भी प्राइस निकालना हो तो क्वांटिटी के थ्रू नहीं जाइए। जिस मेथड से हम क्वांटिटी के थ्रू जाएंगे तो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। तो 24 रुपया उसकी प्राइस है, 50% की वृद्धि हो जाती है, 50% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 12 की वृद्धि हो जाती है। तो अब जो कीमत है वो 36 रुपया है। अब वो 36 रुपया में क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि हो जा रही है, तो बढ़ी हुई कीमत कितनी हो गई, 50, बढ़ी हुई कीमत नहीं, सिर्फ 50% की वृद्धि होगी, तो 12 रुपया की वृद्धि होगी। अब उस 12 रुपया में क्या कर रहा है, 12 रुपया में वो 4 अंडे कम खरीदता है, 12 रुपया में 4 अंडे कम खरीदता है। बहुत आसान सवाल है। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या होगा, 1 दर्जन अंडे की कीमत, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 दर्जन अंडा हो गया 12, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 36। आप देख रहे हैं कि 1 दर्जन अंडे की कीमत जो है 36 रुपया पर डजन है। आप क्या करेंगे कि अगर क्वांटिटी के थ्रू जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट प्राइस के थ्रू जाइए। अब देख रहे हैं कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 24 रुपये पहले अंडे की कीमत थी, 50% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने की हुई, 12 रुपये की वृद्धि हुई। अब इस 12 रुपये की वजह से, इस 12 रुपये की वजह से 4 अंडे कम खरीदता है, 12 रुपये की वजह से 4 अंडे कम खरीदता है, जबकि उसको एक्चुअल में 1 दर्जन अंडे की कीमत पता करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 दर्जन अंडे की कीमत हमारी निकल के कितने आ गई, 36 रुपये पर डजन। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। सेम इसे जब भी मूल्य निकालना है, अभी केले के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता है। तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीदता था, एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस बढ़ रहा है। अब हमें कितने केले, क्वांटिटी, कितने केले यानी क्वांटिटी पता करना है। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनी 1/6, यानी प्राइस जो है मेरे भाई वो 6 से 7 हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 7 से 6 हो जाएगी। तो क्वांटिटी में कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है, जबकि एक्चुअल में कर रहा है कि 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता है, 5 केले कम खरीद पाता है। तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था, तो 7 बचे, इससे 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 बचे
35, पहले वो 1 रुपये में कितने केले खरीद पाता था, 7×5 = 35। आप क्वांटिटी इस तरह से निकालें, अगर इस तरह से फिर जाइएगा प्राइस निकालने पे तो आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, समय ज्यादा लग जाए। जब भी प्राइस निकालना हो तो इस तरह से निकालिए, जब भी क्वांटिटी निकालनी हो इस तरह से निकालिए। अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी का, प्राइस का जो रेशियो है क्वांटिटी के रेशियो के उल्टे में होता है, या क्वांटिटी का रेशियो प्राइस के रेशियो के उल्टे में होता है। लेकिन जब भी हमें प्राइस निकालना हो इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास समय डायरेक्ट बच के निकल जाता है। हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे उसके बाद प्राइस निकाल लेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो आइए फिर हम अगले सवाल को देखते हैं। चीनी के भाव में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता, वास्तविक मूल्य बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, हम मान लेते हैं कि पहले 16 रुपया हम खर्च करते थे और किसी वस्तु की कीमत 8 रुपये थी, 4 रुपये थी, 4 रुपये। अब भी हम 16 रुपया खर्च करें और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, 8 रुपये पर हो जाती है। तो पहले 4 रुपये के हिसाब से जब कीमत कम थी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते। अगर खर्चा मेरा 16 था तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते थे। अब मेरा प्राइस 8 रुपया है, 8 रुपया है और हमारा खर्चा 16 रुपया है। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास क्वांटिटी कम, अब हम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे। यानी प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल जो कह रहे हैं बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप इस सवाल को 15 सेकेंड लें, खुद बनाने की कोशिश करें तो आपके दिमाग खुलेंगे। चीनी के भाव में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में, पहले क्या था कि भाव में परसेंटेज चेंज होता था, परसेंटेज बढ़त या कमी होती थी। लेकिन यहाँ पर अब कमी एक्चुअल वैल्यू में 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया 50 पैसे इस तरह से है। तो आप जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो एक्चुअल प्राइस तो कुछ ना कुछ रही होगी। जब भी एक्चुअल प्राइस कुछ ना कुछ रही होगी तो उसको हम मान लेंगे कि एक्चुअल प्राइस कुछ ना कुछ में 100 रुपया रही होगी। तो 16 रुपया, पहले भी वो 16 रुपया खर्च करता था और आज भी वो 16 रुपया खर्च करेगा। तो पहले चीनी की कीमत 100 रुपया थी, ये मान लेते हैं चीनी की कीमत जो है वो कीमत हम मान लेते हैं, कीमत 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया पर केजी। चीनी के भाव में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होगी तो हम ज्यादा, जब भी प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे। तो प्राइस जैसे ही कम हो गया, 1 - 2 रुपया प्राइस में कमी हो गई तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो हम कितनी केजी चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं, 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाते हैं। यानी जब 16 रुपया में प्राइस जब कम था, जितनी चीनी खरीद पा रहे थे, और 16 रुपया जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें प्राइस जो बढ़ी हुई प्राइस थी, जो पहले प्राइस थी वो ज़्यादा वाली प्राइस थी, तो उसमें कम चीनी खरीद पा रहे थे। तो ज़्यादा जब हम चीनी खरीद पा रहे हैं और अभी हम कम चीनी खरीद पा रहे हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 केजी है। कितना है, 4 केजी है। ये समझ पा रहे हैं? यानी प्राइस कमने के बाद हम चीनी 4 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं। पहले जितना खरीद पा रहे थे, प्राइस कमने के बाद हम उससे 4 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं। एक तो तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए 16, फिर एलसीएम लीजिएगा तो x - x + 2 बटा x², इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x² - 2x बराबर क्या होगा, 4, 4 चौका 16, x से x कैंसिल हो जाएगा, x² - 2x उधर चला जाएगा और ये 4 दूना 8, फिर हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। फिर इसे फर्दर आप देखेंगे कैसे, देखिएगा कि x² अब -2x है तो -4x + 2x अब -8 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिएगा तो x - 4 और यहाँ से +2 लेंगे तो x - 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू जो आपकी निकल के आ जाएगी 4 और -2। तो कभी भी कीमत निगेटिव नहीं होगा, तो पहले ये कैंसिल आउट हो गया। तो चीनी की जो कीमत थी, पहले जो कीमत थी वो 4 रुपया पर केजी थी। एक तो आप देख रहे हैं कि आप इस तरह के सवाल को जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखा, मैंने इसे पहले बताया था कि जब भी चीज़ें क्वाड्रेटिक में बन रही हों तो आप क्या करो कि ऑप्शन से चीज़ों को ट्राई करो। जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा,
तो आप क्या करेंगे कि ये तो आप नोट आउट कर लीजिए, आप इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। 4 kg, 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। अब आप ऑप्शन से, अब यहाँ पे आप क्या करो कि 9 पुट करके देखो, एक्स की जगह पर अगर 9 रुपया पर केजी पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7, 7 दूना 14, 2 से बड़ा हो गया, ये हो गया हमारा 7, 7 यहाँ 9 रखोगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पे 9, 7 दूना 14, और ये बोलता बना 2, 7 दूना 14, 2.2, और यहाँ पे 9 रखोगे तो 9 दूना 18, ये 1 आ जाएगा, और 1.9 दूना 18 होता है 6, 9 7 63, 9 8 72, लगभग 1.8। इस दोनों के बीच का अंतर 4 कभी नहीं हो सकता, ये 2 के आसपास है, ये 1 के आसपास, इनका डिफरेंस 4 नहीं होगा। आप अगली वैल्यू को आप सटाक से देखोगे जल्दी से कि 4 को हम पुट करते हैं। जैसे ही 4 यहाँ पे रखा, आपने देखा कि 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 रखेंगे, इस जगह पे अगर आप 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, 8 में से 4 का डिफरेंस हमारा क्या आ जा रहा है 4। तो हम देखेंगे जब भी सवाल क्वाड्रेटिक में जा रहा हो, तो क्वाड्रेटिक में जब भी कोई सवाल जाता है तो हम उसे ऑप्शंस के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। ऑप्शन पुट करेंगे तो आपका आंसर जल्दी निकल के चला आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4। आइए अगले सवाल को देखते हैं। हमने आपको जो बताया उसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल है। अंडे के भाव में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो जाती है का कारण 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा अधिक खरीद पाता है। अंडे की प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य क्या थी? 66 रुपया पहले भी खर्च करता था, अब भी वो 66 रुपये खर्च कर रहा है। पहले x दर्जन अंडे लेता रहा होगा, x दर्जन अंडे लेता रहा होगा, 50 पैसे प्रति दर्जन के मूल्य से तो अंडे का मूल्य 100 रुपया रहा होगा। अब मूल्य में क्या हुआ, 50 पैसे की कमी हो गई, यानी 0.5 की कमी हो गई। अब नया मूल्य जो है इतना कमी होगा तो ज्यादा अंडा खरीदेगा। पहले ज्यादा प्राइस था तो कम अंडा, अब कमी होने के बाद वो कितना अंडा ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 दर्जन अंडा ज्यादा खरीद पा रहा है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले जितने अंडे खरीद पाता था कमी होने के बाद वो 1 दर्जन ज्यादा अंडा खरीद पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल जब एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम इससे पहले ही क्या करेंगे कि ऑप्शन को रख के पुट कर देंगे। तो आप पहला ऑप्शन जैसे ही रखेंगे, आपको ये तो पता नहीं कि कौन सा आंसर होगा, तो पहले जैसे ही ऑप्शन रखते हैं तो 4 रखते हैं तो यहाँ पर 3.3 हो जाता है। 66 को 3.3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 35 दूना 70, जैसे 66 को 3.3 से अगर 3.5 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 नमा 63, लगभग 19 के आसपास जा रहा है। और उसके बाद आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे कितना 4 रखेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ 4 छक 24, 16। डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 16 और 19, डिफरेंस हमारा कितना का आ रहा है 1 3 का आ रहा है, जबकि हमको डिफरेंस कितना चाहिए 1 का। तो ये वैल्यू तो नहीं होगा भाई। तो हम जल्दी से फिर क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यूज को रख के देखेंगे। तो सेकंड वाली वैल्यू 66 है, सेकंड 6 रखेंगे तो 6 यहाँ रखेंगे तो इसमें से 0.5 हटा दीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 66 है, यहाँ पर 6 रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस 6 से ये 66 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा था आपके दिमाग में, तो 11 बार में कैंसिल आउट हो रहा था। ये दशमलव हटा देंगे तो 11 पचे 55, 11 छक 66, 60 हो रहा है, 12 पंचे 60, यहाँ 12 यहाँ 11, इसका डिफरेंस कितना आ गया 1। यानी आप ये देख पा रहे हो कि 6 जैसे ही पुट किया, क्वाड्रेटिक बन रहा था, 6 जैसे ही पुट किया उसे ही डिफरेंस हमारा 1 बनकर चला आया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले उस वस्तु की कीमत जो है x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या रखा हमने 6, यानी 6 रुपये पर डजन उसकी वास्तविक कीमत रही होगी, 6 रुपया पर डजन उसकी वास्तविक कीमत रही होगी। यहां तक कोई दिक्कत? 4 रखा तो आंसर तो नहीं आया, लेकिन 6 रखा तो आंसर आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका जो होगा वो सबसे बेहतर तरीका होगा। और सवाल को आप करते रहिए, घर पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, आप प्रीवियस ईयर के सेट्स को बनाते रहिए। तो इसी तरह से हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा, और ज़बरदस्त और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर आएंगे। जितने भी सवाल छूट चुके हैं उन सारे सवालों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ होगा। आप हमारे क्लास के साथ बने रहिए। पिछले कुछ दिनों के बाद जो ये क्लासेस हम ले रहे हैं या जो क्लास लेने आए हैं उनमें कुछ जो भी कुछ आपको
कमी महसूस हो गई, उन सारी कमी को हम दूर करेंगे। आपको पीपीटीज वगैरह हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। हम तो आप हमें मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं। तो इन्हीं सब सारे बातों के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर तपस्या के साथ करते रहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।